आज हम बात करेंगे समास के बारे में। समास समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त। दो या अधिक शब्दों का अपन विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। जैसे राजा का कुमार, इसमें का विभक्ति को छोड़कर यह राजकुमार बन गया। तो विभक्ति चिन्ह का हटकर एक साथ दोनों का मिल जाना ही समासीकरण कहलाता है, संक्षिप्तीकरण। समास का दूसरा नाम संक्षिप्तीकरण भी है, संक्षेपीकरण भी है। समास का उद्देश्य ही होता है छोटा करना, संक्षेप करना, संक्षिप्त करना। तो इसमें विभक्ति चिन्ह जो है हट जाता है। समास के मुख्यतः चार भेद ही होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। इसमें जो है तत्पुरुष समास के दो भेद किए गए हैं, क्रमधारय समास और द्विगु समास, और सातवां है नय समास। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो है हमारे समास के भेद हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, नय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है अव्यय भाव समास। नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय, अव्ययी भाव समास मतलब अव्यय। इसमें पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है या अविकारी होता है। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। यहाँ है पूर्व पद और उत्तर पद की बात। पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। जैसे राजकुमार, तो इसमें पूर्व मतलब होता है पहला। तो इसमें राजकुमार में पहला कौन सा पद है? राज। और अंतिम कौन पद है? उत्तर मतलब होता है अंतिम। अंतिम पद कौन है? कुमार। तो इसका हो गया राज हो गया पूर्व पद और कुमार हो गया उत्तर पद। पूर्व पद और ये उत्तर पद, पहला पद और ये अंतिम पद। उसी तरह प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन में प्रति हो गया पूर्व पद और दिन हो गया उत्तर पद। ये पहला जो है प्रति और पूर्व पद और दिन हो गया अंतिम पद। तो अव्यय भाव समास में पूर्व पद जो होता है वह प्रधान होता है और अव्यय होता है, और उपसर्ग भी होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा समय आदि। अब आते हैं तत्पुरुष समास दूसरा में। तत्पुरुष समास में जो होते हैं वो पूर्व पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं, यानी गौण होते हैं। अप्रधान मतलब गौण होते हैं एवं विशेषण होते हैं पूर्व पद। और उत्तर पद जो होते हैं, अंतिम पद जो होते हैं, प्रधान होते हैं एवं विशेष्य होते हैं। जैसे पॉकेट मार, तुलसीकृत, विद्यालय, चिड़ी मार, शक्तिदायक आदि। अब यहाँ है कि प्रधान और अप्रधान का क्या अर्थ है। अप्रधान मतलब होता है गौण, जिसका कोई महत्व नहीं, और प्रधान मतलब होता है मुख्य। जैसे यदि हम विद्यालय को लेते हैं तो विद्यालय में दो शब्द है, विद्याज और आलय। अगर हम विद्यालय को सामने देखते हैं तो एक पढ़ने का स्थान होता है, आलय होता है, मतलब घर जो विद्या का स्थल है। तो यहाँ मुख्यतः आलय जो है वही प्रधान होता है। उसी तरह पॉकेट मार, तो यहाँ जो हम अगर सामने कल्पना करते हैं तो यहाँ पॉकेट दिखाई नहीं देता है, पॉकेट मारने वाला सामने दिखाई देता है। तो यह जो बाद का है अंतिम पद है वही प्रधान माना जाता है। जैसे चिड़ी मार, तो यहाँ चिड़ी है और मार है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं
तो सामने चिड़ी मार का अर्थ हुआ कि चिड़ी मतलब चिड़ी नहीं, मारने वाला जो है वो प्रधान है, सामने वो दिखाई दे रहा है। तुलसीकृत, शक्तिदायक आदि, मतलब इसमें जो है अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। जो अंतिम पद है वही प्रधान होता है, वही मुख्य होता है। जैसे अगर राजकुमार को देखते हैं तो राजकुमार, राजा का कुमार। अगर हम देखते कल्पना करते हैं तो राजा, राजकुमार का अर्थ हुआ कि राजा का बेटा सामने दिखाई दे रहा है, राजा नहीं, राजा का बेटा। मतलब कुमार जो है ये महत्वपूर्ण है, अंतिम पद, पूर्व पद महत्वपूर्ण नहीं। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास के ही दो भेद किए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। यदि तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो इसके जो दो भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसके भी स्वाभाविक रूप से उत्तर पद ही प्रधान होंगे। तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों के जो होते हैं उत्तर पद यानी अंतिम पद जो होते हैं वही प्रधान होते हैं, और पूर्व पद गौण होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो तत्पुरुष में आ गया पॉकेट मार, तुलसीकृत विद्यालय, चिड़ी मार, शक्तिदायक। अब आते हैं कर्मधारय समास। इसमें है कि पहला तो है कि उत्तर पद प्रधान होते हैं, दूसरा है कि पूर्व पद जो है अप्रधान होते हैं, गौण होते हैं, और उपमान और विशेषण होते हैं पूर्व पद, और उत्तर पद क्या होते हैं, विशेष होते हैं। विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है और उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास में। जैसे महापुरुष, महापुरुष, अगर हम महापुरुष की कल्पना करेंगे, यदि सामने हम महापुरुष को कल्पना करके देखते हैं तो यहाँ महान दिखाई नहीं देता है, महापुरुष मैंने कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि कोई महापुरुष खड़े हैं। तो यहाँ अंतिम पद प्रधान है। आम्र वृक्ष, तो यहाँ पर आम नहीं, आम का वृक्ष सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अंतिम पद प्रधान। और दूसरा है विशेषण विशेष का संबंध होता है। विशेषण विशेष, विशेषण का अर्थ होता है जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और विशेष का होता है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे महापुरुष, तो कौन महान, ये जो पुरुष है वो महान है। चंद्रमुख, मुख किस कैसा, चंद्रमा के समान। तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष होता है। और विशेषण जो होता है जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो इसमें जो है कर्मधारय समास में विशेषण विशेष की का संबंध होता है, और उपमान और उपमेय का भी संबंध होता है। जैसे महापुरुष, मतलब महान पुरुष, महान तो हो गया विशेषण और पुरुष हो गया विशेष। मतलब कौन महान, तो पुरुष महान, तो इसकी विशेषता बदला जाएगी जा रही, तो ये विशेष हुआ, ये विशेषण हुआ। उसी तरह आम्र वृक्ष घनश्याम चंद्रमुख। अब आते हैं नए समास। नए समास, नए समास का अर्थ होता है, इसमें नाम से ही स्पष्ट है, नौ का बोध हो। पहला पद निषेधवाचक, नकारात्मक, अ या अन से शुरू होता है या शब्द, जैसे अज्ञान, अनजान आदि। उसके बाद हम आते हैं द्विगु समास। यह तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्विगु समास तो इसका भी अंतिम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है। पूर्व पद इसमें जो होता है वह संख्यावाची होते हैं, संख्या बोधक होता है। जैसे पंचवटी, पंच, तिराहा, तिराहा, उसी तरह चौराहा, चौ,
ये भी संख्यावाचक है। चौमासा, दोपहर, तो दो संख्यावाचक है। नौ मतलब नौ, पंचामृत मतलब 5, ये भी संख्यावाचक है। तो इसमें जो प्रथम जो होता है, पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद इसमें भी प्रधान होता है। अब आते हैं, छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। कोई पद इसका प्रधान नहीं होता है, न प्रथम पद और न अंतिम पद, न पूर्व पद और न उत्तर पद, दोनों पद अप्रधान होते हैं। और अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान हो जाता है। दोनों पद अप्रधान, दोनों पदों के मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ बोलने से हमारे सामने शंकर भगवान का बोध होता है। चक्रपाणी, चंद्रमौली, बिना पानी, तो बिना पानी कहने से हमारे सामने सरस्वती जी का बोध होता है। तो इस प्रकार से चंद्रशेखर, तो इसमें न नीला कंठ, न नीला पूर्व पद प्रधान है, न कंठ प्रधान है, शंकर भगवान प्रधान है, तीसरे पद प्रधान है। उस तरह बिना पानी, तो बिना और पानी दो शब्द है, तो न बिना प्रधान है न पानी प्रधान है, तीसरे पद सरस्वती जी प्रधान है। तो इसमें तीसरे पद प्रधान होते हैं। इसमें जो है बहुव्रीहि समास में मुख्यतः जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम आते हैं। अब अगला है द्वंद्व समास। नाम से ही स्पष्ट है, द्वंद्व, दो में द्वंद्व हो रहा है। दो दो की बात है, द्वंद्व की बात है। पूरक या विलोम, पूरक या विलोम या सहचर, या तो पूरक होगा दोनों, या विलोम होगा, या सहचर शब्द होगा दोनों। इसमें दो की बात होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके साथ ही दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है। जैसे दाल और भात है, तो और इसमें जो जुड़ा हुआ है और वो हट जाता है, लोप हो जाता है, और दाल भात योजक चिन्ह जो है जुड़ा रहता है। जैसे नाक कान, दाल भात, दाल रोटी, छोटा बड़ा सितारा, तो इसमें जो है जैसे नाक और कान हुआ, दाल और भात हुआ, दाल रोटी हुआ, छोटा बड़ा हुआ, ये हो गया द्वंद्व समास। इस प्रकार समास जो है कि इतने भेद होते हैं।